अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम जिशान अकबर है और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के आज हम एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ अ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हैं, तो इन ऑप्शंस को क्लिक करने से पहले हम अगर इस फॉर्मूला को देखें एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो यहाँ पे सेचुरेशन और डब्ल्यू जो है फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए एस वन है और वाटर 100% है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन है। तो इट मीन्स अगर हम इस फॉर्मूले में एस और डब्ल्यू की जगह वन वन पुट करें तो ई बिकम्स इक्वल टू जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई इज इक्वल टू जी है, इट मीन्स वाइड रेशियो इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के void ratio will be equal to specific gravity if water content of a fully saturated soil sample is 100%. Next question is, what rise of water table in cohesionless soils to ground surface reduces the net ultimate bearing capacity approximately by। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपकी सॉइल जो है वो कोहिजनलेस है और वाटर टेबल उस पर इंक्रीज कर होता 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 सरफेस पे पहुंच गया है तो उसकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में कितनी रिडक्शन होगी। तो दिस रिडक्शन विल बी इक्वल टू 50%। Next question is, Terzaghi's bearing capacity factors NC, NQ and N gamma are functions of। कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं NC, NQ एंड gamma, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहले हम अगर फॉर्मूलाज को देखें राइट साइड पे फिगर्स में, तो NQ भी थीटा पे डिपेंड फाई डैश पे डिपेंड कर रहा है, NC भी फाई डैश पे डिपेंड करता है और NQ भी फाई डैश पे डिपेंड करता है। तो इट मीन्स ये जो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं दे डिपेंड ओनली ऑन फ्रिक्शन एंगल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज, ये कैसा टेस्ट है, ड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड है या कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड है। तो दिस टेस्ट इज undrained test only। Unconfined compressive strength is determined with the help of undrained test। Valerie range for n the percentage void is, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये जीरो भी नहीं हो सकती, वन भी नहीं हो सकती, बल्कि ये जीरो और वन के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी। The maximum dry density up to which any soil can be compacted depends upon, कि अगर आप किसी सॉइल को कंपैक्ट करना चाहते हैं और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हासिल करना चाहते हैं तो वो ड्राई डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ए ऑप्शन है मॉइस्चर कंटेंट पे, बी ऑप्शन है एनर्जी या कॉम्पैक्शन एनर्जी और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में जो यूज़ होती है कंपैक्शन में, वो जो हैमरिंग से टेस्ट करते हैं, तो उसमें बोथ ए एंड बी प्रॉक्टर टेस्ट उसको नाम देते हैं। एक प्रॉक्टर टेस्ट है और एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो सकता है। कोफिशिएंट परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी परमिएबल मतलब वहाँ से सॉइल मैस से गुजरने की जो सलाहियत है वो या उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होता है तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कम हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेज बिहेव लाइक अ डेंस सैंड। कौन सी क्ले डेंस सैंड के तौर पे काम करती है, कब? जब उसकी कंसोलिडेशन रेशो OCR जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, एक से बहुत बड़ी होगी, मीन 10 हो जाती है, 20 हो जाती है, 30 हो जाती है। राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस, अगर किसी भी सॉइल में ग्राउंड सरफेस से ऊपर वाटर टेबल आ जाता है तो उसमें क्या होगा, तो यू एंड टोटल स्ट्रेस जो है उनमें इक्वल इंक्रीमेंट आता है, वो एक दूसरे के साथ मिलके बढ़ते जाते हैं। shear strength of a soil is a unique function of, किस चीज पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे। shear strength किसी भी सॉइल की है तो उसकी डिपेंडेंस जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पे होती है, टोटल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करते। if the degree of saturation of a soil is 60% then the air content of the soil will be, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि A इज इक्वल टू 1 माइनस एस। अगर हम S को इस 100 में से माइनस कर दें 60% S को, तो दैट विल बी इक्वल टू 40%, सो द एयर कंटेंट विल बी 40%। वाटर कंटेंट ऑफ एनी सॉइल कैन बी ग्रेटर देन 100%। मोस्ट ऑफ अस ये सोचते हैं कि ये 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है ग्रेटर देन 100% भी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स इज ऑलवेज
ग्रेटर देन क्लेई सॉइल्स, लेस देन क्लेई सॉइल्स, इक्वल टू क्लेई सॉइल्स और नन ऑफ दीज। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स वो लेस देन क्लेई सॉइल्स होती है, क्योंकि सैंडी सॉइल्स जो हैं उनके अंदर कंसोलिडेशन जो है वो तकरीबन जल्दी हो जाती है, फौरन हो जाती है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो कंप्रेशन होनी थी हो गई है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो कंप्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो कम है। तो क्लेई सॉइल्स में क्योंकि वो जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी अरसे के लिए चलती रहती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लेई सॉइल्स के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी है या कंप्रेशन है वो ज़्यादा होगी, या सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल्स। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली, मतलब किसी भी क्ले के लिए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो उसका लिक्विड लिमिट के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। इट मींस आप लिक्विड लिमिट को बढ़ाते जाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होता जाएगा। मीन जो क्ले है वो पानी के साथ ज़्यादा उसको इंटरेक्शन रखती है, तो पानी को रिमूव करना मुश्किल होता जाएगा। अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ फाई टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने उस कोई भी सॉइल है, सपोज हम कहते हैं जी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके साथ कोई भी सॉइल इस तरह से पड़ी हुई है, ये उसका स्टॉक है सॉइल का या स्टैक किया हुआ उसे, तो ये जो लाइन इसकी इसके साथ एंगल बनाती है, ये जो लाइन है इंक्लाइंड लाइन, तो ये अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ फाई, तो हम इस एंगल को कहेंगे कि दिस एंगल इज फाई, यहाँ भी ये एंगल फाई है, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एट विच द सॉइल इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द एब्सेंस ऑफ एनी लेटरल सपोर्ट। हमने यहाँ भी कोई सपोर्ट फ्राहम नहीं की हुई, यहाँ भी कोई सपोर्ट फ्राहम नहीं की, ये सपोर्ट्स अगर फ्राहम ना की जाए तो कोई भी सॉइल जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है और बगैर किसी सपोर्ट के साथ स्टेबल रहती है, तो ऐसी सॉइल का जो वो फाई है या वो जो प्लेन लाइन है, दैट लाइन इज नोन एज नेचुरल स्लोप लाइन कहेंगे उसे, रिपोज लाइन कहेंगे या फाई लाइन कहेंगे। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, कि वो लाइन जो है वो स्लोप नेचुरल स्लोप लाइन भी है, वो रिपोज लाइन भी है और वो फाई लाइन भी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।